नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती दिवस है। तो आज हमें उनको याद करना चाहिए एंड उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो टीचिंग्स थे, उन पे अमल करना चाहिए। सिर्फ आज का दिन नहीं, पूरे साल भर अमल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया 2020। जो 4 लेबर कोड्स आए हैं हाल ही में, तो उनके ऊपर बात करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें और आप उनको यूज कर सकें अपने एग्जाम रिजल्ट्स को एनहांस करने में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसके करंट अफेयर से। Recently, the Parliament has passed 3 labor codes on industrial relations, occupational safety, health and working conditions, social security। ये तीनों अभी पास हुए हैं एंड 2019 में पास हो गया था कोड ऑन वेजेस एक्ट। तो इन चारों के ऊपर आज बात करेंगे एंड ये रिफॉर्म्स क्या करते हैं। ये जो 44 सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको अमलगम करके, सिंप्लीफाई करके 4 कोड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द वर्कर्स बेनिफिट। तो ये जो 4 कोड हैं ये भी बहुत छोटा नहीं है, इसमें 411 क्लॉजेस हैं, 480 सेक्शंस हैं, 286 पेजेस का इसका स्क्रिप्ट है। तो ये बहुत बड़ा है। इसको हम जो हाईलाइटेड पॉइंट है सिर्फ उनमें बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। पहले देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली कंसर्न है टू द लेबर राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 23, 24, 38, 41, 43। ये सारे आर्टिकल्स डायरेक्टली कंसर्न टू लेबर राइट्स एंड लेबर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, जिनके लिए स्टेट भी बना सकता है लॉज एंड सेंटर भी बना सकता है लॉज। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द कंकरेंट लिस्ट? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। तो इन आर्टिकल्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 14 सेज एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब सेम ही होते हैं। आर्टिकल 15 में बोला गया है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, वो वर्कर हो या फिर नॉर्मल सिटीजन हो। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19(1)(c) में बोला जाता है टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, लेबर यूनियंस, लेबर एसोसिएशन बनाने की सहूलियत है लेबर्स को। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑल ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर्स, आप किसी को फोर्स करके लेबर का बना नहीं सकते या फिर ट्रैफिकिंग तो एक जुर्म हो जाता है। एंड आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जो भी बच्चे 14 ईयर्स से नीचे हैं उनको कोई भी फैक्ट्री, माइन या फिर हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते। तो ये सारे आर्टिकल्स हो गए एंड अभी जो कोड्स आ गए, 4 कोड्स आए हैं, उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। ये जो सज्जन बैठे हैं यहाँ पे, इनका नाम है संतोष कुमार गंगवार, जो कि हमारे लेबर मिनिस्टर हैं। एंड अभी जो 4 बिल्स आए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, कोड ऑन वेज एक्ट 2019। तो ये एक्ट बन गया था, ये तीनों बिल्स हैं। तो ये 4 कोड हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंड ये रिकमेंड किया गया था सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो कि 2002 में बनाया गया था। इसमें बोला गया था कि बहुत सारे स्टेट लॉज हैं, जैसे कि 100 स्टेट्स लॉज हैं एंड 40 सेंट्रल लॉज हैं। ये सारे बहुत पुराने लॉज हैं, जैसे कि 1950 के लॉज हैं, 1936 के लॉज हैं, 1926 के लॉज हैं। तो ये सारे पुराने लॉज, ब्रिटिश एरा के लॉज को अमलगम करके, सिंप्लीफाई करके कुछ सिंपलर कोड बनाया जाए, ताकि सहूलियत हो एम्प्लॉयर को भी एंड एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय समझ पाए कि उसके पास क्या क्या लेबर राइट्स हैं, ताकि वो अच्छे से अपना राइट्स को एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये सारे बिल्स बहुत जल्द एक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला बिल पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। इन चारों कोड से सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020 है, क्योंकि जो लोग मैनेजमेंट कर रहे होंगे या फिर HR पढ़ रहे होंगे तो उनको इस इंडस्ट्रियल रिलेशन के अहमियत पता होगा उनको।
इसमें हायर एंड फायर पॉलिसी को थोड़ा ज़्यादा ईज किया गया है। पहले जिस कंपनी में 100 वर्कर्स थे उस कंपनी में हायर एंड फायर पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाता था। कभी भी किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता था या फिर फायर किया जा सकता था, कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन अभी उसको बढ़ा के 300 वर्कर्स कर दिया गया है। अगर 300 एम्प्लॉइज से कम है आपके कंपनी में तो आप कभी भी हायर कर सकते हो, कभी भी फायर कर सकते हो। ये आप अगर एम्प्लॉय के नज़र से देख रहे हो तो अच्छा नहीं होगा शायद, लेकिन एक एम्प्लॉयर के नज़र से आप अगर देखो तो ये अच्छा है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि पहले कोई एक बड़ा सा कंपनी का अगर सोच भी रहा है तो उसको डर था कि अगर मेरा कंपनी नहीं चला, घाटे में चला गया, तो मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इन लोगों को रेमुनरेशंस देना पड़ेगा जो 100 वर्कर्स से ज़्यादा हैं अगर। तो पहले क्या करते थे लोग, छोटे छोटे कंपनीज एस्टेब्लिश करते थे दूसरे दूसरे सिटीज़ में, 99 एम्प्लॉइज़, 90 एम्प्लॉइज़, 98 एम्प्लॉइज़ ऐसे रख के। तो ये कम हो जाएगा, ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। अभी लोग 299 तक के पीछे दौड़ेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर फैसिलिटीज़ भी दिया गया है। अगर 300 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। पहले ये 100 थ्रेशोल्ड था, 100 एम्प्लॉइज से ज़्यादा हो तो स्टैंडिंग ऑर्डर देना पड़ता था। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, वर्किंग आवर्स डिसाइड किया जाएगा, हॉलीडेज, पे डेज, ये सब डिसाइड किया जाएगा पहले से। और भी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि किसी कंपनी में अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं तो वहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाना मैंडेटरी बन जाता है। जो भी वर्कर्स के डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजोल्यूट करने के लिए एक रिड्रेसल कमेटी आपको डेफिनेटली बनाना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। एंड अगर कोई यूनियन जाना चाहता है अपने कंपनी के अगेंस्ट में, स्ट्राइक में जाना चाहता है तो 14 डेज से पहले उसको नोटिस पीरियड प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने फैक्ट्री को, एम्प्लॉयर को। एंड यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉय का एक प्रोविज़न लाया गया है। इंडिया में ये पहली बार लाया गया है। पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉइज़ इंडिया में इतने अच्छे से मिलते नहीं थे, क्योंकि इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे। तो इसीलिए किसी कंसाइनमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर किसी एम्प्लॉयर को 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, तो वो बाहर के कंट्रीज़ में चले जाता था। एंड वहाँ पे जैसे श्रीलंका हो जाए, थाईलैंड हो जाए, मालदीव्स हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, वहाँ पे जाके अपना काम करके चला आता था। लेकिन अभी इंडिया में भी ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहन मिल रहा है। एंड नोटेबल फीचर ये है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है वेलफेयर मेजर टू गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये तीनों का डेफिनेशन भी दिया गया है। तो कौन है ये 3 लोग, देखते हैं आगे। गिग वर्कर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये जो सारे डिलीवरी पर्सन्स होते हैं, जोमेटो, स्विगी या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनीज के वो गिग वर्कर कहा जाता है उनको, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आते हैं, वहाँ से वो अर्न करते हैं पैसा। एंड प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो कि फ्रीलांसर हो जाएं, इंडिविजुअल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज, ये लोग हो जाएं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं होम बेस्ड वर्कर्स, जो घर से काम करते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स से होता है, ओला, उबर, ये सब इनके ड्राइवर्स होते हैं। तो आप ये तो समझ तो जाओगे, लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन याद रखना है इनका। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम फ्रेम कर रहा है इनके वेलफेयर के लिए, ताकि इनको लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर मिल पाए, हेल्थ एंड मैटरनिटी कवर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एजुकेशन, इस सब को प्रमोट करने के लिए। तो बहुत अच्छा इस एक्ट में लाया गया है, इस कोड में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिफॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। तो इसमें कहा गया है कि भाई सेफ्टी फर्स्ट। तो इसमें बोला जाता है कि कोई भी सेक्टर हो, आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। एंड वर्किंग आवर कितना है, लीव कितना है, वर्किंग कंडीशन कैसा है वर्कर का, ये सब इंश्योर करना पड़ेगा। किसी को आप 8 घंटे से ज़्यादा काम करवा नहीं सकते, हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। अगर आप उसको ओवर टाइम करवा रहे हो तो उसके पे से ट्वाइस आपको देना पड़ेगा, डबल देना पड़ेगा। एंड इट्स कोड में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। आप किसी भी वुमन को मना नहीं कर सकते किसी भी काम करने से। कोई भी काम उनके लिए हैजर्डियस नहीं है। अगर उनका कंसेंट है वो रात को भी काम कर सकते हैं, बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 7 PM।
एंड ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया है ट्रांसजेंडर्स के राइट को, उनके लिए भी लूज बनाया जाए, उनके लिए भी लॉक रूम बनाया जाए, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए भी प्रोविजंस हैं। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं इस कोड में। तो आगे चलते हैं, तो देख लेते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। ये 9 एग्जिस्टिंग लॉज को मिला के बनाया गया है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट हो जाए, पेंशन स्कीम हो जाए, मैटरनल बेनिफिट एक्ट हो जाए, ये सब मिला के एक कोड बनाया गया है, सिंपलर कोड। एंड इस कोड में यूनिवर्सलाइज किया गया है सोशल सिक्योरिटी कवरेज को टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो कि हमारे इंडिया में 85% जो वर्कर हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप माइग्रेंट लेबर को पता होगा, कोविड-19 के टाइम वो रोड में जाते थे, कितने वल्नरेबल थे। तो 18,000 से अगर कम है किसी का सैलरी माइग्रेंट लेबर का, तो वो आ जाता है इस कोड के एम्बिएंट में, उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ये सहूलियत है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इसको एक्सटेंड किया गया है टू द एग्रीकल्चरल वर्कर। एंड जो ग्रेच्युटी है, अगर आप किसी कंपनी में बहुत दिन के लिए काम करते हो तो वो कंपनी आपको ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, आप जब जॉब छोड़ते हो तो आपको कुछ अमाउंट देता है, उसे ग्रेच्युटी बोला जाता है। तो इसको भी 5 साल से 1 साल तक रिड्यूस किया गया है। तो आप 5 साल के बाद ग्रेच्युटी नहीं पाएंगे, अगर 1 साल काम कर रहे हो तो भी ग्रेच्युटी पाने की आप हकदार हो। एंड इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, डेली लेबर्स, मंथली वेज लेबर्स, सबको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें काम करना कितना फिजिबल है तो आप आगे देखेंगे, ये इस कोड को लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं ये 2019 वाला एक्ट जो एक्ट बन गया है, कोड ऑन वेज एक्ट। तो इस एक्ट में बोला गया है कि एक मिनिमम वेज डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द एम्प्लॉई एंड द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है एंड उसका स्किल क्या है उसके हिसाब से। एंड राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर, ये इंश्योर किया जाए, सस्टेनेंस के लिए जितना मिनिमम वेज है उतना देना पड़ेगा। एंड ए नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि सेंटर डिसाइड करेगा एंड विल बी रिवाइज्ड इन एवरी 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। एंड इस फ्लोर लेवल वेज से कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कंपनी कम वेज नहीं दे सकता। एंड मैं आपको बता दूं, इंडिया में अभी अब मिनिमम वेज है 178 2019 में था, एंड 2020 में भी 178 है। तो आप समझो एक दिन का मिनिमम वेज होता है 178 पर डे, तो कितना है आप समझ सकते हो। तो ये तो हमारे हो गए चारों कोड। तो देख लेते हैं थोड़े उनके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। कोड सिंपलर हो गए हैं, हाँ हो गए हैं। लेबर लॉज बहुत लेंदी थे, बहुत पुराने थे, उनको 4 कोड्स में डिवाइड किया गया है। एंड इजियर डिस्प्यूट मैकेनिज्म हो गया है, हाँ हो गया है। 5 लेवल का डिस्प्यूट मैकेनिज्म था, अभी 2 लेवल का हो गया है। इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो मैंने आपको बताया था 300 वाला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हायर एंड फायर पॉलिसी, लोग बड़े बिजनेस सोच सकेंगे, 300 एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, 300 से कम रखेंगे, 299 रखेंगे, लेकिन 300 तक सोच सकेंगे। एंड प्रमोट फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट कर रहा है। रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस हमेशा भारी होता है फैक्ट्रीज में, कंपनीज पे, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा, क्योंकि 14 डेज का जो नोटिस पीरियड है वो वाला आ गया है। एंड एक्सपांड द सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर इनफॉर्मल सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स के लिए भी है, गिग वर्कर्स के लिए भी है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी है। तो ये बेनिफिट्स हैं। थोड़े कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि हायर एंड फायर पॉलिसी पहले 100 से कम लेवल के कंपनीज में इम्प्लीमेंट होता था, अभी 300 तक चला गया है ये, तो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में आ रहा है ये। एंड स्टेट्स को ये फ्री हैंड है कि वो इसको यूज करें या ना करें इस 4 कोड को, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ये उनका प्रेरोगेटिव हो जाता है कि वो यूज करें या ना करें, इम्प्लीमेंट करें या ना करें। एंड इट विल अफेक्ट द इंडस्ट्रियल पीस, जो अभी स्टेटस को चल रहा है, जिस कोड के तहत कंपनीज काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज काम कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस अगर आएंगे तो ये चेंज करेगा इन पीस को, जो वायलेट करेगा, तो वो एक छोटा सा है। लेकिन जो
14 डेज स्ट्राइक वाला है, 14 डेज नोटिस पीरियड ऑन द स्ट्राइक, ये सारे मजदूर संघ को, यूनियंस को मतलब खोल रहा है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ भी इसको अपोज कर रहा है। तो ये थोड़े कंसर्न्स हैं, ये थोड़े बेनिफिट्स हैं। मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन लाना, आप ही डिसाइड करो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। एंड ये जब इम्प्लीमेंट होगा 2-3 साल 4 साल 5 साल जाएंगे तब भी पता चलेगा कि ये कोड्स कैसे थे, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेट में बताइएगा एंड क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। कोई सजेशन है, कोई शिकायत है तो बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं अपने एंड की तरफ। दिस आर सम रिसोर्सेस ऑफ पीटी एंड सी ए विथ पीटी आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा इनपुट मिलेगा। सिविल तपस्या, पीटी गुरुकुल, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा यहाँ से। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पीपल।